Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 24 December 2022. Let's begin nursing MCQ session for upcoming nursing recruitment exams. First question is the largest volume of air which can be expelled from lungs during maximum expiration is called. आप जब अपने लंग्स से मैक्सिमम या लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ एयर को एक्सपेल्ड करते हैं, एक्सपायरेट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो ये जो टोटल अमाउंट आपने मैक्सिमम निकाला है इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ऑप्शन टू expiratory reserve volume, 3 residual volume, 4 tidal volume. आप अपने फेफड़ों से मैक्सिमम कितनी एयर निकाल पाते हैं और ये अमाउंट क्या कहलाता है? यस, एग्जैक्टली आपका आंसर बिल्कुल सही है. ऑप्शन 2 इज करेक्ट हियर. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये वह एयर की क्वांटिटी है जो आप फोर्सफुली एक्सर्शन द्वारा लंग्स से बाहर एक्सपायरेट करते हैं. इसके ऑपोजिट आपके द्वारा जितनी मैक्सिमम एयर लंग्स के अंदर खींची जा सकती है, भरी जा सकती है, उसे हम इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के रूप में जानते हैं. रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है फोर्सफुली मैक्सिमम एक्सर्शन ऑफ एयर करने के बाद भी आपके लंग्स के अंदर कुछ थोड़ी बहुत एयर रिमेनिंग रहती है जो कि लंग्स की नॉर्मल फिजियोलॉजी को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है, लंग्स को कोलैप्स होने से बचाने के लिए आवश्यक है. इस अमाउंट ऑफ एयर को आप रेजिडुअल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं. टाइडल वॉल्यूम की बात की जाए तो जब आप एक शांत अवस्था में होते हैं, आपके द्वारा एक बार इंस्पायरेशन करके एक्सपायरेशन करने में जितनी एयर इन और आउट की जाती है उसे आप टाइडल वॉल्यूम के रूप में जानते हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टाइडल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता कितना है, तो आप बताएंगे 500 ml. याद रखिएगा, प्रीवियसली कई बार इसे पूछा गया है. इसके अलावा रेजिडल वॉल्यूम यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं ये अराउंड 1200 ml होता है. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं ये अराउंड 1200 ml होता है. इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की यदि बात की जाए तो आप बता सकते हैं ये 3100 ml के अप्रोक्सीमेटली होता है. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है ये सभी डाटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. पेडिक्यूलोसिस कॉर्पोरिस causes पेडिक्यूलोसिस ऑफ. यहाँ पर आपको पेडिक्यूलोसिस कॉर्पोरिस के द्वारा शरीर के किस हिस्से में डिजीज कॉज किया जाता है ये आपको बताना है. हेड एरिया में, बॉडी एरिया में, प्यूबिक एरिया में या फिर इन सभी जगह पर. पेडिक्यूलोसिस कॉर्पोरिस. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बॉडी एरिया पर. पेडिक्यूलोसिस के बारे में आपको पता होगा, इसे आप लीस इन्फेस्टेशन के रूप में जानते हैं. ये हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर पाई जाती है. इसके इंक्यूबेशन पीरियड को भी कई बार पूछ लिया जाता है, नोट कर लीजिएगा. इस पेडिक्यूलोसिस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 10 डेज का माना जाता है. इसके अलावा यहाँ से आपसे इसके टाइप्स के बारे में भी पूछा जा सकता है. इस पेडिक्यूलोसिस या लीस इन्फेस्टेशन की 3 मेन टाइप्स पाई जाती हैं.
नोट करिएगा। सबसे पहले है पेडिक्यूलोसिस कैपिटस, कैपिटिस। फिर आता है पेडिक्यूलोसिस कॉर्पोरिस, कॉर्पोरिस। थर्ड नंबर पर आता है पेडिक्यूलोसिस क्रूरिस, क्रूरिस। अब ये किस किस जगह पर इन्फेक्शन कॉज करते हैं इसे भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। जैसे कि पेडिक्यूलोसिस कैपिटस जो है ये आपके स्कैल्प एरिया में डिजीज कॉज करता है। ये आपके स्कैल्प एरिया में यानी सिर वाले हिस्से में प्रभावित करता है। अगर साधारण शब्दों में बोलें तो जो बालों के अंदर जूं हो जाती है वही है ये पेडिक्यूलोसिस कैपिटस, स्कैल्प एरिया में ये प्रभावित करती है। इसके अलावा जो पेडिक्यूलोसिस कॉर्पोरिस है ये किसी विशेष स्पेसिफिक एरिया पे ना पाया जाकर पूरी बॉडी में पाई जा सकती है, किसी भी हिस्से में ये पाई जा सकती है। और थर्ड नंबर पर आती है पेडिक्यूलोसिस क्रूरिस। ये आपके ग्रोइंग एरिया के अंदर पाई जाती है, यानी जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं बॉडी के उन एरिया पर मोस्टली ये जाकर इन्फेस्टेशन करती है। तो एक बार फिर से समझिएगा, पेडिक्यूलोसिस जो इन्फेस्टेशन है बेसिकली उसे आप जूं बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, या फिर इसे लीस इन्फेस्टेशन कहते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 10 दिन का होता है। इसकी 3 स्पेसीज होती है मेनली जो कि देखी जाती हैं। पेडिक्यूलोसिस कैपिटस ये स्कैल्प एरिया में पाई जाती है। पेडिक्यूलोसिस कॉर्पोरिस ये शरीर के सभी हिस्सों में पाई जा सकती है। पेडिक्यूलोसिस क्रोरिस जो है ये ग्रोइंग एरिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीडिंग टाइम इज प्रोलॉन्ग्ड इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, इनमें से किस कंडीशन के अंदर ब्लीडिंग टाइम नहीं बढ़ता? ऑप्शन ए वाइपर बाइट पर, बी इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सी हीमोफीलिया ए, डी नॉन विलिवर्ड्स डिजीज। The right answer is ऑप्शन सी हीमोफीलिया ए। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही इसेंशियल है। दो चीजें मेनली होती हैं, एक होता है ब्लीडिंग टाइम, एक होता है क्लॉटिंग टाइम। अगर किसी क्लाइंट के अंदर किसी भी वजह से प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाए या फिर प्लेटलेट्स का फंक्शन अल्टर्ड हो जाए, बदल जाए, तो उसके अंदर ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि ब्लीडिंग टाइम निर्भर करता है प्लेटलेट्स के ऊपर। और क्लॉटिंग टाइम कब बढ़ेगा? जब किसी क्लाइंट के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर शरीर में क्लॉटिंग फैक्टर्स ही नहीं होंगे तो क्लॉट फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा, या यूं कहें कि कम क्लॉटिंग फैक्टर्स की प्रेजेंस के कारण क्लॉट फॉर्मेशन होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो याद रखिएगा, ब्लीडिंग टाइम उस समय बढ़ेगा जब प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी, और क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी के कारण क्लॉटिंग टाइम बढ़ा हुआ मिलेगा। यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं कि हीमोफीलिया ए डिजीज कंडीशन की, तो हीमोफीलिया ए इस डिजीज के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी हो जाती है और इसी के कारण क्लाइंट के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन नहीं हो पाता और एक्सेसिव ब्लीडिंग देखने को मिलती है। वहीं अगर अदर की बात की जाए तो वाइपर बाइट, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या नॉन विलिबर्ट्स डिजीज, इनके अंदर प्लेटलेट्स की डेफिशिएंसी के कारण ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, अब आप इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। ब्लीडिंग टाइम तभी बढ़ेगा जब प्लेटलेट्स की कमी होगी या डिस्फंक्शन होगा, और क्लॉटिंग टाइम तब बढ़ेगा जब क्लॉटिंग फैक्टर की कमी देखने को मिलेगी।
Next question is, the nurse employed in the emergency room is responsible for triage of 4 clients injured in motor vehicle accident. Which of the following should client receive priority in care? आप एज अ नर्स किसी इमरजेंसी रूम में ड्यूटी पर हैं और इमरजेंसी में आने वाले पेशेंट्स को उनकी ट्रीटमेंट नीड के अनुसार क्लासिफाई करने यानी ट्राइज की जिम्मेदारी आप पर है। नीचे बताए चारों क्लाइंट्स जो एक साथ एक ही समय पहुंचते हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा पहले किसे ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, ये आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए 10 ईयर्स ओल्ड विथ लैसरेशन ऑफ फेस, 10 साल का बच्चा जिसके चेहरे पर घाव है। ऑप्शन बी 15 ईयर्स ओल्ड विथ स्टर्नल ब्रूइस, 15 साल का बच्चा जिसके चेस्ट एरिया में स्टर्नम बोन के पास में चोट लगी है। ऑप्शन सी 34 ईयर्स ओल्ड विथ अ फ्रैक्चर्ड फीमर, 34 साल का व्यक्ति जिसमें फीमर बोन फ्रैक्चर हुई है। 50 ईयर्स ओल्ड विथ डिसलोकेशन ऑफ एल्बो, 50 साल का व्यक्ति जिसकी एल्बो डिसलोकेट हो चुकी है। इनमें से सबसे ज्यादा आवश्यक रूप से ट्रीटमेंट किस पेशेंट को दिया जाना चाहिए? यस, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखिएगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रूइस शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है। ब्रूइस शब्द का मतलब होता है चोट लगना, यानी कि इस 15 साल के बच्चे के चेस्ट एरिया पर स्टर्नम बोन पर चोट लगी है, जिसके कारण वहां का हिस्सा नीला पड़ चुका है या वहां की स्किन हट चुकी है और ये वाला हिस्सा लंग्स के काफी पास है। इस एरिया में यदि बहुत ज़्यादा तेज चोट लगे तो हो सकता है इंटरनल ब्लड वेसल्स में डैमेज हो, जिसके कारण ब्लीडिंग हो रही हो और ये ब्लड हो सकता है लंग्स में एक्यूमुलेट हो जाए, जिससे क्लाइंट का रेस्पिरेशन प्रभावित हो सकता है। तो सबसे पहले हम इस बात पर ही फोकस करते हैं कि क्लाइंट का हमेशा एयरवे चलता रहना चाहिए, क्लाइंट की सांसें चलती रहनी चाहिए। अगर क्लाइंट की सांसें चलती रहेंगी तो हम उसे बचा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा सिंपली कहें तो एयरवे इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम इस 15 साल के बच्चे जिसके चेस्ट एरिया पर बहुत ज़्यादा चोट लगी है, नीला निशान पड़ चुका है या वहाँ की स्किन हट चुकी है, तो इसे प्रायोरिटी देंगे ताकि इसकी रेस्पिरेशन रुके नहीं। इसके अलावा सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर यदि पूछा जाए तो आप बताएंगे ये बच्चा जिसके चेहरे पर घाव है, हो सकता है इसके चेहरे पर घाव के कारण इसका एयरवे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रभावित हो सकता है। इसके बाद फिर थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी पर आप इनमें से किसी को भी रख सकते हैं। दे आर नॉट मोर इम्पॉर्टेंट एज कंपेयर टू दीज टू क्लाइंट्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the richest source of vitamin C? विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स आपको बताना है, यानी सबसे ज्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है? आंवला, एप्पल, गुआवा, बनाना। बेसिक बट इम्पॉर्टेंट, कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपसे। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, आंवला। याद रखिएगा, जितने भी खट्टे फल होते हैं जिनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है, उन सभी में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी भी मौजूद होता है। विटामिन सी का कई बार एग्जाम में केमिकल नेम पूछ लिया जाता है, तो आप इसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं। विटामिन सी हमारी बॉडी में दो बड़े काम करता है। सबसे पहला, ये आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक है, यानी कि आपने डाइट में जो आयरन लिया है, उस आयरन को यदि आप प्रॉपरली इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कराना चाहते हैं तो आपको विटामिन सी भी साथ में लेना चाहिए। इसके अलावा वुंड हीलिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी क्लाइंट में कोई बड़ी सर्जरी हुई है
या फिर उसे कोई बड़ी चोट लगी है, घाव है, तो वो जल्दी से भर जाए, ठीक हो जाए, इसके लिए विटामिन सी इसेंशियल माना जाता है। बनाना जो है पोटेशियम का रिच सोर्स है, बनाना में पोटेशियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ क्यू फीवर इज, इनमें से क्यू फीवर का कॉज किसे माना जाता है? ट्रिपोनिमा पैलिडियम, कॉक्सिला ब्रूनेटी, ओरेंशिया शुशु गैमुशी या फिर माइकोप्लाज्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। कॉक्सिला ब्रूनिटी इज द राइट चॉइस। कॉक्सिला ब्रूनिटी नामक बैक्टीरिया द्वारा क्यू फीवर डिजीज होता है। एग्जैक्टली यदि देखा जाए तो क्यू फीवर जो है शिप, गॉट जैसे एनिमल्स में मुख्य रूप से पाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये इन्फेक्शन ह्यूमंस तक भी ट्रांसमिट हो जाता है। क्यू फीवर का कॉज कॉक्सेला ब्रूनिटी बेसिकली एनिमल्स के बर्थ प्रोडक्ट जैसे कि एमनियोटिक फ्लूइड, प्लेसेंटा, इनमें पाया जाता है। इसके अलावा फीसेस, यूरिन और कई बार मिल्क में भी ये देखने को मिलता है, और इसी के थ्रू ह्यूमंस तक ये ट्रांसमिट भी हो पाता है। रिमेनिंग ऑप्शंस की यदि बात की जाए तो ट्रिपोनिमा पैलिडियम जो है ये सिफिलिस डिजीज का कॉज माना जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सिफिलिस डिजीज जो है ट्रिपोनिमा पैलिडियम नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। ऑप्शन 3 के अंदर ओरेंशिया शुशुगामुशी जो कंडीशन दी गई है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, इसके द्वारा आप में स्क्रफ टाइफस नामक डिजीज कंडीशन कॉज की जा सकती है। माइकोप्लाज्मा ये भी एक बैक्टीरिया है जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती, ये चीज यहां से इंपॉर्टेंट रहेगी। माइकोप्लाज्मा इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया दैट डू नॉट possess cell wall. Next question is figure of 8 bandage is used for dressing off. इन चारों में से किस बॉडी पार्ट पर फिगर ऑफ 8 पैटर्न में बैंडेजिंग अप्लाई की जाती है? स्क्रॉटम सपोर्ट, मैंडिबल, शोल्डर, एल्बो एंड नी। The right answer is option D, elbow and knee. किसी भी पेशेंट या पर्सन जिसके घुटने वाले एरिया में बैंडेजिंग लगानी है या फिर कोहनी वाले हिस्से में बैंडेजिंग लगानी है, तो वहां पर हम बैंडेज को मैथ्स के 8 डिजिट के आकार में अप्लाई करते हैं। मैथ्स के अंदर जो 8 डिजिट होती है उसी आकार में बैंडेज को अप्लाई करना फिगर ऑफ 8 बैंडेज पैटर्न कहलाता है। ये कुछ इस प्रकार से अप्लाई होती है ताकि जॉइंट एरिया में मूवमेंट भी होती रहे और क्लाइंट में जिस जगह पर बैंडेजिंग का सपोर्ट चाहिए वो एरिया भी हम इससे कवर कर सके। तो याद रखिएगा, मैथ्स की डिजिट 8 के आकार में कोहनी और घुटले घुटने यानी कि एल्बो एंड नी एरिया में इस प्रकार से फिगर ऑफ 8 बैंडेज का इस्तेमाल करते हुए बैंडेजिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्पिस इज द ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट फॉर, इनमें से किस पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिस कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए, टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट्स के लिए, बी, कार्डियक पेशेंट्स के लिए, सी, साइकाइट्रिक पेशेंट्स के लिए, डी,
all of the above. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टर्मिनली इल पेशेंट्स के लिए। यहाँ पर टर्मिनली इल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। टर्मिनली इल उन पेशेंट्स को आप कहते हैं जिनका बचना असंभव हो, यानी इन पेशेंट्स को आप किसी भी ट्रीटमेंट द्वारा बचा नहीं सकते, जिनकी डेथ होना अब निश्चित है। ऐसे सभी पेशेंट्स और उनके फैमिली मेंबर्स को जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, उस कॉन्सेप्ट को हम हॉस्पिस कॉन्सेप्ट के रूप में जानते हैं। अब ये टर्मिनली इलनेस किसी भी वजह से हो सकती है, कैंसर के पेशेंट्स में हो सकती है, कार्डियक पेशेंट्स में हो सकते हैं, एक्सीडेंटल पेशेंट में हो सकता है, ये सभी जगह अप्लाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ परपीरियल फीवर? इनमें से किस कंडीशन को परपेरियल फीवर का मोस्ट कॉमन कॉज माना जाता है? सिंपली कहें तो किस कंडीशन के कारण सबसे ज्यादा परपीरियल फीवर कंडीशन देखने को मिलती है? ऑप्शन ए एप्सिस, ऑप्शन बी एंडोमेट्राइटिस, ऑप्शन सी यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन, ऑप्शन डी पेल्विक थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। द राइट आंसर इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। एंडोमेट्राइटिस परपेरियल फीवर का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि परपेरियल फीवर होता क्या है। बच्चे की डिलीवरी के बाद से लेकर 6 सप्ताह तक का जो समय होता है, उसे हम परपेरियम पीरियड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, परपेरियम पीरियड कहाँ से शुरू होता है? फ्रॉम डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा टू 6 वीक्स आफ्टर। प्लेसेंटा की डिलीवरी से लेकर 6 सप्ताह तक का समय, यानी कि 42 डेज का जो समय होता है, इसे हम परपेरियम पीरियड के रूप में जानते हैं। और इस परपेरियम पीरियड के दौरान वुमेन के यूट्रस की सबसे अंदर वाली लाइनिंग में किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के कारण वुमेन को यदि फीवर आता है, तो इसे हम परपेरियम फीवर के रूप में जानते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन में प्लेसेंटा की डिलीवरी होने से लेकर अगले 6 सप्ताह तक का समय, यानी कुल 42 दिन का जो पीरियड होता है, इसे परपेरियम पीरियड के नाम से जानते हैं। और इस परपेरियम पीरियड में यदि वुमेन को फीवर आता है, तो इसे परपीरियल फीवर के रूप में जाना जाता है। इस परपीरियल फीवर का कारण सबसे बड़ा एंडोमेट्राइटिस होता है। एंडोमेट्राइटिस क्या है? यूट्रस की सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, लाइनिंग होती है, उसे हम एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। और अगर इस एंडोमेट्रियम में किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हो जाए, इसकी इन्फ्लामेशन हो जाए, तो ये कंडीशन एंडोमेट्राइटिस कहलाती है। होपफुली अब ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। Next question is, Eugen Bleuler 4A of schizophrenia includes the following except। यूगन ब्ल्यूलर के द्वारा सिजोफ्रेनिया डिजीज के लिए 4A सिम्टम्स दिए गए थे। इन 4A में किसे इंक्लूड नहीं किया जाता? विच इज नॉट इंक्लूडेड इनटू द 4A सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। ऑप्शन 1 ऑटिज्म,
ऑप्शन 2 एनहेडोनिया, ऑप्शन 3 अफेक्ट डिस्टरबेंस, ऑप्शन 4 एसोसिएशन डिस्टरबेंस। This question is very important for all type of nursing competitive exams. Psychiatric subject से schizophrenia डिजीज बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे कंप्लीटली आप रिवाइज करके जरूर जाइएगा। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं जिसमें साइकाइट्रिक सब्जेक्ट इंक्लूड किया जाता हो। Yes, exactly. Option B is correct here. एनहेडोनिया सिम्टम सिजोफ्रेनिया के 4A सिम्टम्स में इंक्लूड नहीं किया जाता। आइए इस डिजीज से जुड़ी कुछ और टर्म्स और बेसिक चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले सिजोफ्रेनिया शब्द का इस्तेमाल किसने किया या सिजोफ्रेनिया टर्म किसने दी, तो आप बता सकते हैं यूगन ब्लूलर नामक व्यक्ति ने सबसे पहले इस टर्म का इस्तेमाल किया था। इसके बाद यूगन ब्लूलर ने 4A सिम्टम्स बताए थे सिजोफ्रेनिया के। उन्होंने कहा था कि जिस व्यक्ति को सिजोफ्रेनिया डिजीज कंडीशन होती है उसके अंदर ये 4A सिम्टम्स पाए जाते हैं। 4A सिम्टम्स में सबसे पहला जो सिम्टम है वो है आपका ऑटिज्म। उसके बाद आता है 2 नंबर पर एम्बीवैलेंस, एम्बीवैलेंस। फिर 3rd नंबर पर आता है अफेक्ट डिस्टरबेंस और लास्ट में आता है एसोसिएशन डिस्टरबेंस। ये 4 सिम्टम्स हैं। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ऑटिज्म, एम्बीवैलेंस, अफेक्ट डिस्टरबेंस और एसोसिएशन डिस्टरबेंस। आप इन सभी पॉइंट्स को ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। आपने बच्चों के अंदर ऑटिज्म कंडीशन के बारे में पढ़ा था जिसमें आपको ये बताया गया था कि ऑटिज्म से सफरिंग बच्चे सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते। ये सभी सिम्टम्स में प्राइमरी रूप से देखने को मिलते हैं। लेकिन जब बात की जाती है सिजोफ्रेनिया से सफरिंग पर्सन के अंदर ऑटिज्म कंडीशन की, तो आप यहाँ पर ये चीज याद रखें कि ये पर्सन कभी भी लॉजिकली थिंकिंग नहीं कर पाते। यानी कि किसी भी चीज के बारे में लॉजिकली थिंकिंग इनके अंदर नहीं होती। हमेशा इलॉजिकली सोचते हैं चीजों को। लॉजिकली सोचने पर चीजों को सही तरीके से सोचा जाता है, काम को पूरा किया जा पाता है। लेकिन ये पेशेंट कभी भी लॉजिकली नहीं सोच पाते। ये सबसे पहला और इम्पोर्टेंट इनके अंदर सिम्टम देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एम्बीवैलेंस की। एम्बीवैलेंस को सिंपली आप याद रखिएगा, इसे आप कंफ्यूजन कह सकते हैं। यानी कि इनके सामने यदि 2 चीजें हों तो कभी भी दोनों में से एक को डिसाइड नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए 2 लोग हैं, एक सही है एक गलत है, तो ये कभी भी सही और गलत को नहीं समझ पाएंगे, कभी भी किसी एक को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये कभी डिसाइड नहीं कर पाते कि ये फॉर हैं या अगेंस्ट हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 3rd पॉइंट की, अफेक्ट डिस्टरबेंस। अफेक्ट डिस्टरबेंस का मतलब होता है कि सिंपली कहें तो जैसे मान लीजिए कोई सैड सिचुएशन है, यानी कि कोई गम का माहौल है, उस समय ये अचानक से हंसने लगेंगे, स्माइल देंगे। यानी कि जैसी सिचुएशन होती है उसके अप्रोप्रिएट ये व्यवहार नहीं कर पाते। किसी खुशी वाली जगह पर रोने लग जाएंगे और दुख वाली सिचुएशन में हंसने लग जाएंगे। यानी कभी भी इनके एक्सप्रेशंस जो होते हैं, इनका जो एक्सप्रेशन होता है वो कभी भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं होता। ये अफेक्ट डिस्टरबेंस कहलाता है। लास्ट हम बात करते हैं एसोसिएशन डिस्टरबेंस की। एसोसिएशन डिस्टरबेंस का मतलब होता है कि जो विचार इनके दिमाग में आ रहे हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते।
जो विचार इनके दिमाग में चल रहे हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, ये चीज एसोसिएशन डिस्टरबेंस के रूप में जाना जाता है। और फाइनली हम बात कर लेते हैं कि ये एनहेडोनिया शब्द जो यहाँ दिया गया था इसका क्या मतलब होता है। एनहेडोनिया का मतलब होता है किसी भी क्लाइंट में डिजीज कंडीशन होने से पहले जिन एक्टिविटीज को करने में इंटरेस्ट आता हो, मजा आता हो, डिजीज होने के बाद उन एक्टिविटी को करने में उन्हें प्लेजर, इंटरेस्ट या मजा नहीं आना, एनहेडोनिया कंडीशन कहलाती है। सिंपली आप इसे याद रख सकते हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज के ये क्वेश्चंस, ये क्लास अच्छी लगी होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस आपको मंडे टू सैटरडे रात 8 बजे मिलते रहते हैं। सो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।